नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। सोहित मिश्रा है हमारे साथ और आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline. हॉटलाइन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। सोहित, एकदम भीगे भीगे से हैं, गीले गीले से मुंबई में, जहां पर मैं देख रहा हूं बैकग्राउंड आपने ऐसा लिया हुआ है कि बाप रे बाप, लग रहा है बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम लंदन। बिल्कुल संकेत, देखिए मुंबई में बारिश हो रही है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मॉनसून में हर किसी को आना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र। हालांकि अभी इस बार की शुरुआत की मॉनसून अच्छी नहीं रही है, आज उस पर बात करेंगे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। और ना हम छत पर जा सकते हैं, ना हम जमीन पर आ सकते हैं, क्योंकि कहीं पेड़ गिर रहा है, कहीं लोगों को करंट लग रहा है, कहीं कोई मैनहोल में जा रहा है। इसलिए लगा कि कम से कम अगर मॉनसून के बारे में कह ही रहे हैं तो इस बैकग्राउंड से हम दिखा सकते हैं कि बारिश है, बहुत ज्यादा है। देश में अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों को कभी तो मानसून के दिन आना चाहिए। और आपको जब पता चलेगा कि एक दिन में 200 mm बारिश क्या होती है, और 200 mm बारिश 6 घंटे में, 3 घंटे में, 12 घंटे में जब गिरती है, उसका कितना इंपैक्ट होता है, तब आपको समझ में आएगा कि मुंबई और महाराष्ट्र में मानसून कितना है। आज उस पर बात करेंगे। और जो दूसरी टॉपिक होगी, जो आपने अभी देखा भी होगा, मुझे लगता है संकेत आप उसके एक तरीके से पीएचडी कर चुके हैं। आप आपने इतनी बातचीत की है, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, करोड़ों लोगों पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। इथेनॉल पर बात करेंगे। इथेनॉल को लेकर जिस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं, जिस तरह से इथेनॉल ब्लेंडिंग और उसका असर पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, संकेत उपाध्याय यहाँ पर जो है वो एक तरीके से आप पीएचडी धारक हो चुके हैं इस पूरे मुद्दे पर। लगातार ये जो लोगों के जरूरी मुद्दे हैं उसे उठा रहे हैं। संकेत, ये दो आज के मुद्दे हैं, एक मुंबई से रिलेटेड जिसका और बात तो हम करेंगे ही, और एक जिसका करोड़ों लोगों से लेना देना है। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि जो चीजें हम करते हैं वही करें। आपके नीचे 2 चैनल दिख रहा है, डबल चेक बाय संकेत। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इथेनॉल को लेकर इतनी बेहतरीन चर्चा इस हफ्ते वहां पर हुई है, आपको देखने मिलेगा। दूसरा जो चैनल है वो सोहित मिश्रा ऑफिशियल है। और ये जो आप दिल्ली मुंबई हॉटलाइन देख रहे हैं रविवार दोपहर को, वो इन दोनों चैनल पर एक साथ जो है हम मिलकर इस एपिसोड को करते हैं, और इस तरह के बैकग्राउंड के साथ इस एपिसोड को करते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे देखने के समय। और कोशिश यही है कि जो मुद्दे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। संकेत, एक अपील आपसे भी, फिर हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बिल्कुल, अपील तो अब क्या, कर लीजिए भैया, सब्सक्राइब बटन है, दबा दीजिए, अच्छा लगेगा। बस इससे ज़्यादा तो क्या ही अपील करूं, क्योंकि सोहित ने कह ही दिया, अब हम आगे क्या बोलें। लेकिन जैसे कि सोहित ने बोला, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे। एक तो बारिश, और बारिश तो एक बात है। पॉइंट इज, जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है, और खास तौर से ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है ना, कि एकदम से बाढ़ आ गई या बादल फट गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, ऐसी चीज नहीं है। सब लोग जानते हैं बारिश होगी, सब लोग जानते हैं कि इसी तरीके से होगी। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब महीने भर की बारिश, जैसे कि सोहित ने बोला, 2-1 दिन में हो जाती है। माय पॉइंट इज, अब आपको तैयारी भी उसी तरीके की करनी होगी। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि हर बार जानी हुई चीजों में भी हम उतने तैयार नहीं होते हैं, और उसके बाद वो फर्क भी पड़ना बंद हो जाता है हमको। दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, यहां पर आग लगी, बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप परिस्थिति ऐसी पैदा कर देते हैं कि आग और ज्यादा चपेट में ले ले, लोग मर जाते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, उपहार त्रासदी से लेकर के आज तक हमेशा इस तरीके की बातें होती हैं, और फिर हम 1-1.5 दिन बाद आगे निकल जाते हैं। दिल्ली में भी वही हुआ। तो इंसानी जान की कीमत बहुत ही कम है, चाहे वो 200 मिलीमीटर बारिश में गई हुई जान हो, चाहे वो यहां दिल्ली के आग में गई हुई जान हो। और ये कभी न चर्चा का मुद्दा बनता है। भ्रष्टाचार आपने और हमने ही इतना इंटरनलाइज कर दिया है कि अब हम उसको वे ऑफ लाइफ समझते हैं, फिर चाहे वो आपको मार ही क्यों ना डाले। तो आज इसी से शुरू करते हैं, और फिर इथेनॉल तो है ही, लेकिन मैं पीएचडी नहीं हूं सोहित, और ना ही इस गलत फहमी में जीने का आदी हूं, जैसे कि तमाम टेलीविजन और अब तो यूट्यूब के भी पत्रकार और जानकार। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीखने का और जानने का इच्छुक जरूर हूं, बस ये बता सकता हूं। और बहुत कुछ जानने को मिला है जो लोगों के साथ साझा कर देंगे। सोहित, बिल्कुल। तो आज इन दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे, और शुरुआत दोस्तों मुंबई से करते हैं। हमारे जो नेता हैं,
संकेत यहाँ पर वो ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन लोटस, उसमें इतने बिजी हैं कि उद्धव ठाकरे के 6 एमपीज को ले लिया, फिर एक एमएलसी को ले लिया और उसे मास्टर स्ट्रोक बता दिया और इसी पर उनका ध्यान रहा। जबकि जब बीएमसी में अभी चुनाव हुए थे, आपको याद है जनवरी में हमने चर्चा भी की थी इस पर तब जो मुद्दे थे वो लोगों का नहीं था। तब मुद्दा था कि ये इंफ्रा मैन है, ये डेवलपमेंट है, यहाँ पर विकास होगा, डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन लगेगा और ये ट्रिपल इंजन लग गया। अब उसके बाद आप देखिए कि होता क्या है। पहले तो इस बार मॉनसून देरी से आई है, एल नीनो का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन उसके बाद संकेत जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन अभी से कुछ समय पहले भी वीडियो सामने आए हैं जो दर्शाता है कि हमारी तैयारी कैसे नहीं थी। लेकिन जैसे कि अमित शाह कहते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं आपको क्रोनोलॉजी से समझाऊंगा कि हुआ क्या है। संकेत सबसे पहले तारीख थी 24 जून। 24 जून को सबसे पहली बारिश आई इस साल। पिछले साल आपको याद है, एक बार मैं आपको ये भी बता दूं, 2024 की ये घटना थी। जोर से बारिश आई थी, मई का महीना था, चुनाव के समय, और एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिर गया था और लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 2025 में संकेत 2024 में ही इनफैक्ट पहली बारिश हुई थी जोर की। यहाँ पर 15 दिन पहले शुरू हुआ जो अंडरग्राउंड मेट्रो था, उसमें इतना पानी भर गया था कि आपको मेट्रो बंद करना पड़ा था। इस साल 24 जून को पहली बारिश आई और 24 जून को पहली बारिश आई। अब सरकार बदल चुकी है, 2022 के बाद से चुनाव हुआ नहीं था, तो ठाकरे पर इल्जाम लगा नहीं सकते जिनके पास बीएमसी 25 साल तक मौजूद थी। तो बीएमसी के जो मेयर हैं रितु तावड़े, वो जहां जहां पर पानी भरा था वहां पर निकल रही थी मीडिया के कैमरा के साथ और वहां के अधिकारियों को चिल्ला रही थी कैमरा के सामने। लेकिन इसी तरह से जब वो पहुंची थी संकेत, तब रितु तावड़े जो हमारी मेयर हैं, उनके सामने ही एक आदमी मैनहोल में गिर गया था, सैनिटेशन वर्कर। फिर वो वहां पर लोग मौजूद थे तो उन्हें बचा लिया गया। लेकिन ये पहली वार्निंग थी जो एक तरीके से मुंबई करों के लिए थी। मैं मानता हूं कि आगे क्या क्या होने वाला है। आप देखिए 24 तारीख को हुआ। अब इसमें होना यह चाहिए था कि हमारे अधिकारियों को, हमारे नेताओं को संकेत ये समझना चाहिए था कि किस तरह से परिस्थिति गंभीर है। अब भी कई जगहों पर मैनहोल खुला है और अगर मेयर के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये परिस्थिति कितनी खराब हो सकती है। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं और यहाँ पर यह कहा गया कि विपक्ष हमें बदनाम करने के लिए उन्होंने जानबूझकर किसी को मैनहोल में डाला है, ये सोची समझी साजिश है, ऐसी बातें कही गई और मामले को खत्म कर दिया गया। अब उसके बाद आता है संकेत तारीख 30 जून। 30 जून को एक बस थी, स्कूल बस, उसमें 18 बच्चे थे, मुंबई में यहीं पर चेंबूर इलाके में, अच्छा खासा इलाका है, वहां पर जा रहे थे और उस बस के ऊपर एक पूरा का पूरा जो पेड़ है वो उखड़ कर गिर गया और उसमें 11 साल के विहान की मौत हो गई और 4-5 बच्चे घायल हो गए। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, बीएमसी में एक डिपार्टमेंट ही है संकेत, उसका नाम है ट्री डिपार्टमेंट। उसका काम यह होता है कि मॉनसून से पहले, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ये कोस्टल इलाका है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो आप पेड़ों की छटनी करते हैं, पेड़ों की हेल्थ कैसी है उसका ख्याल रखते हैं और ये हर साल से होता है। लेकिन अब हुआ यह है कि आपने इतना कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है कि आपके पेड़ों के जड़ों तक भी कंक्रीट पहुंच चुका है, तो अब जड़ से उखड़ कर गिर रहे हैं। अब एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई और इसमें कहीं ना कहीं ट्री डिपार्टमेंट की गलती है। आप विकास, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर हजारों पेड़ को काटते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत है कि पेड़ों के बारे में जानने की जरूरत थी वो नहीं किया। और हम अपने आप को भले ही तीसरी चौथी इकोनॉमी बताए दुनिया के, हम कहें कि हम जापान से आगे पहुंच गए हैं, मुझे नहीं लगता जापान में बच्चों के बस के ऊपर पेड़ गिरता है और वो मर जाते हैं। बहरहाल ये 30 जून की घटना थी संकेत, और 30 जून को ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा था कि अब भी शहर में कई जगहों पर मैनहोल खुला है, आप क्या कर रहे हैं। तो बीएमसी ने कहा हम काम कर रहे हैं और जल्द ही आपको जवाब देंगे। अब जवाब क्या ही देते संकेत, उसके 2 दिन बाद 2 जुलाई को यही मुंबई के साकीनाका में एक 60 साल के आदमी असलम शेख, वो सड़क पर चल रहे थे, पानी भरा था तो लोग मैनहोल खोल देते हैं, मैनहोल खुला हुआ था क्योंकि उससे पानी निकल जाए। जिन लोगों को नहीं पता, मैनहोल जो नाले के ऊपर का जो ढक्कन होता है उसे मैनहोल कहते हैं, ताकि नाले के अंदर पानी जाए। और ये बीएमसी की ओर से ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उन्होंने ही इसके मैनहोल को खोला था। एक 60 साल का आदमी संकेत उसमें चला गया और अंदर गिर गए, इतना तेज बहाव था कि उनकी मौत हो गई। अब ये तो रही 3 खबरें जिसके बारे में हर किसी को पता है। उसके बाद क्या हुआ वो लोगों को नहीं पता है, मैं चाहता हूं कि आज वो भी बताऊं आपको। मैंने मुंबई की बात बताई, ये ट्रिपल इंजन सरकार जो है अब महाराष्ट्र में लगभग हर जगह पे है। मुंबई के पास संकेत थाने है, थाने में 2 जुलाई को ही 17 साल की एक बच्ची जो बाहर निकली हुई थी थाने में, उसे वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गई, उसे बिजली के तार जो पानी में थे, नंगे तार, वो लग गए और उसकी मौत हो गई। उसके 2 कदम आगे है, डोंबिवली थाने से थोड़ा सा आगे है, वहां पर एक औरत
अपने बच्चे के लिए सुबह नाश्ता लेने के लिए बाहर निकली थी भारी बारिश में, उन्हें भी इस तरह से करंट लगा सड़क पर और उनकी मौत हो गई। अब उसके आगे आप अगर पुणे जाएंगे तो वहां पर एक 2 साल का बच्चा संकेत, वो रेन वाटर फील्ड जो सीवेज पिट होता है उसमें गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये 3 जुलाई की घटना है, हम 4 जुलाई को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, कल संकेत और मैं रात को 3 जुलाई को बात कर रहे थे कि यार कैसे खबरें करें, क्या करें, क्या क्या हमें बात करनी चाहिए। मैंने उनको कहा था कि मुंबई में जो है परिस्थिति खराब होती जा रही है। फोन रख के मैं थोड़ा सा आ गया है, उसको भी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। माटुंगा में संकेत हमारे सामने, हमारे कुछ मिनट पहले ही वहां पर एक बहुत बड़ा जो झाड़ था वो एक गाड़ी पर गिर गया। अच्छी बात यह रही कि उसमें किसकी मौत नहीं हुई। और कल रात की ये घटना है कि दादर फूल मार्केट में भी एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। बच गए लोग मरने से, लेकिन नुकसान बहुत लोगों को हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इंफ्रामैन कहते हैं, आप कहते हैं कि आप डेवलपमेंट मैन हैं, विकास पुरुष हैं, और आप इस शहर को इतनी बुरी परिस्थिति में लेके आए कि अभी तो मानसून का आगाज हुआ है और उसी में अब लोग सड़कों पर चले या नहीं चले, वो लोग मैनहोल में गिरकर मर रहे हैं, लोगों के ऊपर पेड़ गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। और संकेत, अगर आपको लगता है कि नेताओं को इससे फर्क पड़ता है या उन्हें बहुत बुरा लगता है, तो मुंबई बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित साटम, उनकी तस्वीरें सामने आई। मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र में वो एनसीपी के नेता जयंत पाटिल से कैमरा के सामने बात कर रहे थे। उनकी बदकिस्मती है कि किसी कैमरा ने इसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया विथ वीडियो, वरना तो वो गलत कह ही सकते थे। और जयंत पाटिल के सामने संकेत, मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट जो एमएलए भी हैं अमित साटम, वो कहते हैं कल पेड़ था और आज मैनहोल है, और जोर जोर से मुस्कुराकर हंसने लग जाते हैं। मुस्कुराते भी क्या है, हंसने लग जाते हैं। उसकी वीडियो भी सामने आई है। तो आप सोचिए कि कितनी असंवेदनशील बात है कि एक 11 साल का बच्चा मरा है, एक 60 साल के असलम शेख की मौत हुई है जिनके घर पर वो कमाने वाले अकेले थे, कई लोगों के गाड़ियों को नुकसान हुआ है। अब तो मानसून का आगाज हुआ है, जिस दिन आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं संकेत, उस दिन रेड अलर्ट है। उस दिन और कहां पर क्या क्या होगा लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं तो ये विकास पुरुष, इंफ्रामैन, डेवलपमेंट मैन, ये सारी चीजों पर फोकस ना करें, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो ऑपरेशन टाइगर में बिजी हैं, वो एमपीज एमएलएस को तोड़ने में बिजी हैं, तो उन्हें आपके जिंदगी से लेना देना नहीं है। और इसलिए आप अपनी जीवन बीमा तो कम से कम अच्छी कंपनी से कर लीजिए। जो संकेत ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि एक के बाद एक हादसे होते रहते हैं। अगर कोई दूसरा देश होता या अकाउंटेबल लोग होते तो बड़े बड़े लोगों का इस्तीफा होता। यहाँ पर 3 छोटे इंजीनियर और एक असिस्टेंट जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और कहा गया कि हमने बहुत बड़ी बात कर ली, हमने कार्रवाई कर दी, ये सारी कहते हुए चीजों को रफा दफा कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि हम देखते हैं कि सड़कों की परिस्थिति खराब है, यहाँ पर गड्ढे आ जाते हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं तो मैनहोल खुला होता है, आप बस में जा रहे हैं तो आपके ऊपर पेड़ गिर जाता है। 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के पुरुष तक, अभी लगता नहीं है कि कोई भी इसमें सुरक्षित है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फायदा, आप देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है, क्या फायदा आप इकोनॉमिक कैपिटल हैं इस देश के, और हम तो संकेत इस पर बात भी नहीं कर रहे हैं कि रोज रेलवे ट्रेन से यहाँ के लोकल से कटकर रोज 7 लोग मरते हैं गिरकर। वो तो अब मुझे लगता है कि नॉर्मल हो चुका है। तो ये जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्या कीमत है, आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि संकेत ने कहा, दिल्ली में आग लग गई, किसी को फर्क नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश में लोग जल जल कर मर गए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। मुंबई में लोग मर रहे हैं, हमारे नेता लोग हंस रहे हैं। तो ये परिस्थिति फिलहाल है, लेकिन फोकस है ऑपरेशन टाइगर पर, फोकस है ऑपरेशन लोटस, कैसे बीजेपी अपने आंकड़े बढ़ा रही है, कैसे विपक्ष को धक्का लग गया। लेकिन इस सब में आप आम आदमी कहां पर हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगा कि ये जो पूरा एक तरीके से क्रोनोलॉजी है वो आपके सामने लाया जाए, ताकि आपको पता चले कि मानसून का केवल आगाज हुआ है और मुंबई जैसे अगर विकसित शहर में इस तरह की परिस्थिति है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गांव गांव में किस तरह से हालात खराब हैं। कहीं पर रास्ते के रास्ते बर्बाद हो चुके हैं, कहीं पर पानी भर चुका है, ना एम्बुलेंस पहुंचता है, ना अस्पताल वहां पर मौजूद है, और वहां पर लोग कैसे रह रहे हैं। और हम कहते हैं कि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, एक डेवलप्ड स्टेट है। अगर ये डेवलप्ड है तो अंडर डेवलप्ड स्टेट में क्या हो रहा है संकेत मुझे पता नहीं, लेकिन ये कम से कम यहाँ की परिस्थिति है मॉनसून को लेकर। सोहित, आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या हो रहा है। और मैं जब सुन रहा था इस चीज को तो मैं यही सोच रहा था कि हम लोग बेसिकली बहुत डीह्यूमनाइज हो चुके हैं।
और ये बहुत साधारण बात होती है कि मॉनसून आएगा तो 4 त्रासदी वाली हेडलाइन लेकर के आएगा। गर्मी आएगी तो आग लगेगी तो दिल्ली में 4 त्रासदी रिलेटेड हेडलाइंस लेकर के आएंगी। बारिश आएगी यहाँ पर तो यहाँ पर उससे रिलेटेड, अच्छा आपका तो फिर भी मुंबई शहर है, बारिश के लिए तैयार है ना। यहाँ पर तो क्या है, उस तरीके की तैयारी नहीं है। और जिस तरीके ग्लोबल वार्मिंग को मजाक समझने वाले लोग ये जान लें, छोटी सी चीज एक जान लीजिए, एक वक्त था जब 1 महीने में धीरे धीरे करके बारिश होती थी। ये बारिश हर किसी के लिए ठीक है। क्यों ठीक है? धीरे धीरे पानी गिरेगा, ठीक है ना। अब वो आराम से ट्रिकल डाउन करके जमीन में जाएगा, वाटर टेबल बढ़ाएगा, ये सारी चीजें करेगा। आपका वाटर टेबल भी मेंटेन, आप भी पानी में बहुत ज्यादा नहीं भीग रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मानसून का आप मजा भी ले रहे हैं। ये था ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम। क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम ये हुआ कि महीने भर में होने वाली बारिश 2 दिन में हो जा रही है, ठीक है। तो 20 दिन तक तो सूखा सूखा सूखा, जैसे मुंबई में भी इस बार डिलेड मॉनसून हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वहां पर, सोहित बताएंगे कि ये बोल रहे थे कि अरे बारिश कहाँ गई भाई, यहां तैयारी हो रही थी, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम था तैयारी करने का। और फिर आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का और क्लाइमेट चेंज का असर, कि एकदम से बारिश हुई और ज्यादा बारिश हुई, और अभी भी और आगे भी हो सकती है। और ये तब जब प्रिडिक्शन ये किया गया है कि फोरकास्ट है कि मॉनसून इस बार हल्का होगा, अपने रौद्र रूप में नहीं होगा। उसके बाद ये सारी चीजें हो रही, इतनी तैयारी कर लेने के बाद ये सारी चीजें हो रही। और सो एवरी सीजन ब्रिंग्स अ ट्रेजेडी विद इट। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दे दूं, एक मुझे मौसम बता दीजिए यहां पर जिसमें साथ में त्रासदी ना आती हो। बारिश होगी तो ऐसे ही मैनहोल वाला काम, यहां तो क्या है, आधा घंटा बारिश हो जाए तो क्या लटियंस दिल्ली और क्या ओल्ड दिल्ली, सब में बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल बन जाता है, पूरा पूरा शहर आधे घंटे में, हाफ एन आवर। ये स्थिति है। गर्मी आ जाएगी तो लोगों के एसी फटने लगेंगे। उसकी त्रासदी ये है कि अगर ऊपर के फ्लोर पर अगर आग लग गई, अजीत अंजुम का किस्सा आप याद कीजिए, जो उनकी सोसाइटी में जो आग लगी थी गाजियाबाद में, वहां पर फायर टेंडर के पास इतनी लंबी सीढ़ी ही नहीं थी कि ऊपर तक पहुंच जाए। और यहां पर बहुमंजिला इमारतें ऐसी बन रही हैं, 29th फ्लोर, 32nd फ्लोर, तो अगर उतने ऊपर आग लगी तो सीढ़ी नहीं पहुंचेगी। कोई चर्चा नहीं इस पर। इसके अलावा आप बात कर लें अगला सीजन, जो वो स्प्रिंग और ऑटम वाला जो सीजन होता है, ठीक है, उस पीरियड में यहाँ आपको बीमारियां मार डालेंगी। क्यों? क्योंकि चिकनगुनिया से लेकर के, डेंगू से लेकर के, मतलब मच्छर आपको कहो उठा करके ले जाएं। सर्दी हल्की सी आने लगेगी तो यहाँ प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप मास्क लगाए घूम रहे हैं और एयर प्यूरिफायर लेकर के घूम रहे हैं, और फिर वो साइकिल ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। कहने का मतलब ये है कि हर मौसम में ये नेचुरल कैलामिटीज नहीं है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बोला था, ये नोन इवेंट्स हैं, नोन अकरेंसेस हैं। और हमारे सॉल्यूशन बहुत पॉलिटिकल हैं, या यूं कहें कि हम समाधान ढूंढना ही नहीं चाहते। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए आप जानते हैं क्या शानदार समाधान लगाया गया है। इनकम टैक्स ऑफिस के पास, आईटीओ के पास 4-5 ऐसे फुहारे लगे हुए हैं ऊपर, उसमें वर्टिकल मिस्ट स्प्रेइंग होती है। बस वो दूर से अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा सा वो, जिसे कहते हैं ना, इंद्रधनुषी रंग पैदा करता है जब वो बूंद की छींटें नीचे आती हैं। वो किसको शीतल कर रही हैं और किसको पवित्र कर रही हैं मैं नहीं जानता, लेकिन पैसा लग गया उसमें। ये हुआ कि देखिए रिकॉर्ड। इस तरीके के समाधान आप इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि ये समाधान देखने को मिल जाते हैं। आपकी मेयर इसलिए सड़क पर घूम रही है और लताड़ती हुई, ताकि एक कैमरा पीछे पीछे जो उनके टहल रहा है वो सारी चीजें कैप्चर करता रहे, ये दिखाने के लिए कि एक्शन में महापौर। हर मुख्यमंत्री जो है वो सीएम क्रू लिखा करके जैकेट पर लगाए हुए, और सीएमओ कैमरामैन ऑन ड्यूटी, और आसाम चले जाएं तो एचएमएस कैमरामैन, हेमंत बिस्व शर्मा कैमरामैन, हर आदमी पीएमओ कैमरामैन, मतलब सब लोग बिल्कुल बहुत संगठित रूप से
बहुत संगठित रूप से काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उस काम का भला नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो समाधान बेचने का प्रयास है, वो समाधान इज टू लेस, टू लिटिल, और वो लोगों तक लैंड नहीं कर रहा है, वो उनके काम की चीज नहीं। और होता क्या है कि क्योंकि हम लोगों ने नॉन इवेंट्स में अपने मन में ये बना लिया है कि भाई 2-4 डालियां टूटेंगी ही, 2-4 होर्डिंग गिरेंगी ही, 4-5 लोग मरेंगे ही, ये तो हर साल का है। तो हम लोग बतौर पत्रकार भी, सोहित, मैं तो अपना खुद की आलोचना कर रहा हूं, हम लोग डीह्यूमनाइज हो चुके हैं। हम लोग डीह्यूमनाइज हो चुके हैं। अखबार को अगर आप उठा लें तो एक भाव ऐसा भी आता है, यार अब हर बार ये फलाना मर गया, ढिमकाना मर गया, आगे बढ़ो। चलो ये सारी चीजें तो होती हैं। दिल्ली का आपको एक उदाहरण दे दूं सिर्फ, और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नीलम कृष्णमूर्ति हैं, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को खोया था उपहार फायर ट्रेजेडी में। उपहार सिनेमा आप जानते हैं, बॉर्डर फिल्म चल रही थी, सन 97 की बात है, 1997। और उसमें उनके दोनों बच्चे बॉर्डर फिल्म देखने गए थे, जेपी दत्ता वाली, और उसमें उपहार सिनेमा में आग लग गई। अंसल उसके मालिक थे। बाद में जांच में ये पता चला कि जो पैसेज है उसमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए, नीलम कृष्णमूर्ति जी कहती हैं, उन्होंने कुर्सियां लगा दी कि और लोग भी आ जाएं। और फिर जब आग लगी तो जाहिर सी बात है उन दरवाजे वो सब बंद हो गए, तो बहुत सारे लोग बाहर ही नहीं निकल पाए और आग की चपेट में आके मर गए। ये कहानी नहीं है, ये सब जानते हैं। ये मामला सुप्रीम तो कोर्ट तक गया है। आग के मामले बहुत कम उतने ऊपर तक जाते हैं, नीचे के लेवल पर ही रफा दफा हो जाता है। उनका यह कहना था कि मैंने देख लिया कि संगठित रूप से सरकारी कर्मचारी और सरकारी विभाग एक दूसरे को बचाते कैसे हैं। प्राइवेट प्लेयर छोड़ दीजिए, ये तो ठीक है, प्राइवेट बिल्डर था तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी आप सेट करेंगे सो करेंगे, लेकिन किसी सरकारी विभाग ने साइन करके एनओसी दी होगी ना कि ओके फायर सेफ्टी अप्रूव्ड, फलाना अप्रूव्ड, ये अप्रूव्ड, तो गाज गिरनी चाहिए। लेकिन फिर ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को बचा लेते हैं। सस्पेंशन एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अभी क्या है, अभी ये प्रकरण हुआ आपके मुंबई में, कुछ एक आधा जूनियर लेवल के ऑफिसर सस्पेंड हो गए, सस्पेंड हुए हैं ना, ये सस्पेंशन बहाल भी हो सकता है और होगा तो फिर यही इंसान कहीं और जाएगा और इसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी मैक्सिमम सजा सस्पेंशन है। फिर 2-1 महीना मैं उसको काटूंगा और उसके बाद फिर कहीं चले जाएंगे। तो पूरा सिस्टम गियर्ड अप है इस तरीके से कि वो एक सुरक्षा कवच मुहैया कराता है उन सारे लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है इस चीज को रोकना। दिल्ली में साकेत के हॉस्पिटल, हौज रानी नाम की एक जगह है जहां पर अभी एक बेड एंड ब्रेकफास्ट में आग लगी, मैक्स साकेत के एकदम ऑपोजिट। बड़ा फेमस किस्सा हुआ था, लोग वहां दरी फेंक फेंक के लोगों को, उसमें बहुत सारे अफ्रीकन नेशन से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। उस केस में भी यही हुआ। किस तरीके से परमिशन दी गई, परमिशन 6 कमरे की थी, बन गए 25 कमरे, ऐसे ही बन गए। आप बना लेंगे ऐसे कमरे? बताइए मुझे। आप अगर चाहें सोहित मिश्रा कि मैं अपनी बालकनी में आगे छज्जा निकाल लूं या कुछ कर लूं तो ऐसे ही हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये 6 कमरे का 25 कमरा कैसे बना? किसने एनओसी दे दी? किसने, कोई फायर सेफ्टी का वो ड्रिल फॉलो नहीं किया। ये एनओसी किसने दी? ये सरकारी मुलाजिम थे। इन सरकारी मुलाजिमों का क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन। बहुत ज्यादा हल्ला कट जाएगा तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट, लेकिन उसके बाद नेग्लिजेंस का एक केस बनेगा, मर्डर का केस नहीं बनेगा। और हम लोग भी क्योंकि त्रासदी के इतने आदी हो चुके हैं, हम लोग भी भूल जाएंगे, हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से चाहे 11 साल का विहान हो जिसके ऊपर पेड़ गिर गया, चाहे वो व्यक्ति हो जो मेयर के सामने ही गड्ढे में गिर गया, चाहे वो जो प्रकरण आप बता रहे थे वो कौन सी जगह, साकिना का, जिसमें एक भाई साहब में असलम शेख नाम का एक आदमी, असलम जी जो गिर गए गटर में। अब आप मुझे बताइए वो मतलब वो क्या, वो इतना पेंच घुमा देंगे सरकारी अफसर कि नहीं वो ऐसा था, वो लिड जो है वो मैंने नहीं खोली थी, उसने खोली थी, और ये और इसकी वजह ये वो। सरकारी लोग सरकारी फाइल के मास्टर हैं। उनको मालूम है उन फाइलों को कैसे चलाना है, कैसे इतनी खिचड़ी बना देनी है कि कभी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी।
और हम लोग डिह्यूमनाइज हो चुके हैं। तो थोड़ा दुख लगता है ये चीज बोलते हुए, लेकिन नेचुरल अकरेंसेस, रेगुलर अकरेंसेस में भी हम लोग कितने अनप्रिपेयर्ड हैं अपने शहरों में, अपने गांव में, हर जगह। जो मुंबई में हो रहा है, जो और जगहों पर हो रहा है, हर सीजन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि हम उसके आदी हो चुके हैं। सोहित, बिल्कुल। और मेरा भी बॉटम लाइन यही है जो संकेत की ओर से कहा जा रहा है इस पूरे मुद्दे में। और इसमें तो मैं एक दो चीज और ऐड कर दूं संकेत, कि जब हमने देखा ना नेताजी मुस्कुरा रहे थे, वो इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता है अब एक और नया तरीका मिल गया होगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे कि किस तरह से ये हादसे ना हो, फिर उसके टेंडर निकलेंगे, फिर उसमें जो है एक तरीके से कमीशन कैसे कमाया जा सकता है, करप्शन कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन एक चीज जो अब लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आज विहान था, आज असलम शेख थे, उन्हें भी नहीं लगा था कि उनके साथ इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। विहान चेंबूर के एक अच्छे इलाके में रहने वाला बच्चा था, उसके माँ बाप को आप पूछिए कि अभी किस तरह की परिस्थिति, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और ये उनकी गलती नहीं होने के बावजूद आप लाखों रुपए टैक्स भरते हैं हमेशा। कॉमन मुंबईकर क्यों सफर करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका अब तक संकेत कोई जवाब नहीं मिल पाया है। रही बात, हमने हर एक चीज को नॉर्मल कर दिया है। मुझे लगता है कि अब लोग भूल भी गए हैं कि कोरोना का समय था, लोग यहाँ से पैदल गए थे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। जिस तरह से अब सड़कों पर फिर से लोग थूकने लगे हैं, लोगों को शायद इस जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि हमारी आबादी भी इतनी है कि ये इतना नॉर्मल लगता है, क्योंकि 99% मरने वाला जो आदमी होता है वो आम आदमी होता है, गरीब होता है, पावरलेस होता है। मीडिया कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ह्यूमन स्टोरी कर लिया। फिर जैसे कि आपने कहा, मैंने तो दूसरे कई चैनल्स के और डिजिटल पोर्टल के एडिटर्स को सुनते हुए कहा, वो महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड इज सच ए नॉर्मल थिंग, तो हम उसे क्यों कवर करें। और मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ, और मैं बहुत शौक हुआ कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है उसमें बातचीत ना करते हुए आप उसे नॉन स्टोरी मानते हैं, क्योंकि आपको लगता है फार्मर सुसाइड तो होता ही है, किसान तो मरते ही हैं और इसमें क्या ही कवर करें। तो ये परिस्थिति मीडिया की भी है, ये परिस्थिति लोगों की भी है। हाँ, विजुअल आ जाते हैं तो 2 दिन के लिए उसे चला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज कभी सेट नहीं होती है वो है अकाउंटेबिलिटी। अब इस पर मैं और संकेत कितनी बात करें, हमने नीट के बारे में भी बात की, तब भी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हुई। यहाँ पर सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, हमने यहाँ पर संकेत आपको बताया था ना, 250 करोड़ रुपए खर्च करके जो फ्लाईओवर बनाया था, मृणलताई गोरे फ्लाईओवर, उसके ऊपर जाकर मैंने बताया था, 2 दिन बाद आप मानेंगे ही नहीं कि वो नया फ्लाईओवर है। किस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। 250 करोड़ रुपए डकार लिए। अब उसमें किसने कितना कमाया, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कैसे उपयोग होता है, और फिर ये ऐसे ही हो जाता है ऑपरेशन टाइगर और बाकी सारी चीजें। उसपे जो पैसे लगते हैं, चार्टर फ्लाइट से लोगों को लाया जाया जाता है, इसका पैसा कहां से आता है? बिजनेसमैन देते हैं। फिर बिजनेसमैन क्या फ्री में खर्च करेंगे? तो वो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल है वो दिखाने के लिए तो ऐसा है कि अरे ये नया प्रोजेक्ट आपके लिए बन रहा है, नई चीजें आपके लिए हो रही हैं, लेकिन आप इसके आखिरी छोर पर मौजूद हैं। प्रायोरिटी आप नहीं है, प्रायोरिटी करप्शन, कमीशन और पैसा कमाना है। और ये एक आम बात हो चुकी है जिसका असर लोग अब जान देकर दे रहे हैं, वो भी मुंबई जैसे शहर में। बॉटम लाइन में यही कहूंगा कि आप जब आप कहते हैं कि आप तीसरे चौथे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आप देखिएगा कि जो आपसे ऊपर या आपसे नीचे वाले इनफैक्ट जो इकोनॉमी है, क्या वहां पर लोग ऐसे मर रहे हैं गड्ढे में, नाली में गिरकर, या फिर पेड़ के नीचे आकर, या उनकी गाड़ी चपेट में आ रही है, या जैसे संकेत ने कहा कि आग लगकर लोग मर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो वहां पर किस किस पर कार्रवाई होती है, कितने लोगों के इस्तीफे होते हैं, और हमारे यहाँ पर परिस्थिति क्या है। तो ये मुझे लगता है कि भाग एक था संकेत, आपका बॉटम लाइन क्या है, फिर हम इथेनॉल वाले पर मुद्दे पर भी आगे बढ़ते हैं ताकि उस पर भी बातचीत की जाए। नहीं, यही है, बॉटम लाइन यही है कि मुझे ऐसे लगता है हम लोग डिह्यूमनाइज हो चुके हैं, हम लोग ने नॉर्मलाइज कर दिया है। हम लोग बात करते हैं, हेडलाइन के तौर पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन आप एक ह्यूमन साइड इस स्टोरी की भी सोचिए। वो लोग जो दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में विदेश से इलाज कराने आए थे, क्या मानसिक स्थिति रही होगी उन लोगों की, और फिर वो सुबह उठे और जल करके मर गए। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो 11 साल का बच्चा है, ये अपनी स्कूल वैन में था, स्कूल बस में, ठीक है ना, स्कूल वैन, घर, ये सब चीजें बच्चों के लिए एक बड़ा जिसे कहते हैं ना सेफ स्पेस,
मेरे जैसे और लोग, सब लोग एक साथ हैं, हम लोग चल रहे हैं, और फिर एकदम से ये हो जाना, और इन सारी चीजों को सोहित हादसे की शक्ल दे दी जाती है, एक्सीडेंट बोला जाता है, और आप इसमें और भी तमाम चीजें जोड़ लीजिए कि गड्ढे में कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स नहीं है। इन्हीं एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, एक्सीडेंट तब होते जब आपको मालूम नहीं था और एकदम से कोई चीज हो गई। ट्री डिपार्टमेंट है तो ट्री की हेल्थ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर भी ये हुआ। मैं आपको दिल्ली और नोएडा की एक चीज बता दूं, जो कि अभी यहां पर जब फुल फोर्स में बारिश और आंधी चलेगी, तब यहां पर जो एक हादसा होगा दिख रहा है होते हुए, ये जितनी होर्डिंग्स होती है ना, तमाम बिल्डर, बाय योर ड्रीम होम एट 2.30 CR ओनली, या 3.03 CR ओनली, इस तरीके की होर्डिंग लगी रहती हैं सब जगह। उसमें लोग आपके सपनों की चाबी अब आपके हाथ में, इस तरीके के पोस्टर लगे रहते हैं। ये सब लोहे के बड़े बड़े पोल से, सड़क के किनारे से ऐसे सड़क को आधा घेरे रहते हैं, करेक्ट। आप इनके बेस पर चले जाइए तो आपको जंग लगी हुई दिखाई दे देगी। अब आप समझ रहे हैं होगा क्या? अब होगा ये कि जब बहुत तेज हवा चलेगी, वो होर्डिंग है, वो होर्डिंग हवा को ब्लॉक करेगी, यानी कि ऊपर से हवा उसको धकेलेगी, और जब वो धकेलेगी तो नीचे जंग लगा पिलर वो उखड़ेगा, और फिर ये पूरा खंबा आकर के कई टन लोहा गाड़ियों पर गिरेगा, लोगों पर गिरेगा, और फिर जान जाएगी। ये वन ऑफ द मेनी थिंग्स जो कि आपको दिख रहा है। अब इसको क्या हम हादसा बोलेंगे? क्या हम इसको हादसा बोलें, या हम इसके लिए तैयार रहें, या मैं सड़क पर चलते चलते अब ये देखता रहूं कि भाई होर्डिंग से जरा बच लूं? यही प्रॉब्लम यही है कि अब इन सब चीजों के बारे में, मैं बिल्डिंग में ऊपर रह रहा हूं, मेरे फायर डिपार्टमेंट के पास 12वें फ्लोर के बाद सीढ़ी ही नहीं है, यानी कि अगर मेरे 20 फ्लोर पे आग लग गई तो फिर मैं क्या करूं? पैराशूट रखूं कि ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहे हैं? तो हम लोग ने नॉर्मलाइज कर दिया है, ये सब सवाल हैं इनके, हाँ हाँ होना चाहिए, इस तरीके की बात होकर के और फिर निपट जाती है। वो बहुत ज्यादा लंबा चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा हैं, हमारी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं। तो ये भी सही, यही मेरी बॉटम लाइन है।